नमस्कार। के न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मौजूदा समय में जिस तरह से कोरोना महामारी के संकट से पूरा देश क्या बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है, उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए हैं। लोगों की जहां पलायन की समस्या रही हो या जो वृद्ध हैं उनके भरण पोषण की समस्या रही हो या फिर जो आम जनजीवन है, लोगों का जो कामगार मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करने की तमाम कोशिशें लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही हैं। इसके लिए अगर मौजूदा समय में बात करें तो सबसे ज़्यादा चुनौती है तो राहत आयुक्त के, और राहत आयुक्त के साथ पूरी टीम भी इस काम में लगी हुई है कि आखिरकार जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या बाहर के जो प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में इस समय हैं, उनको कैसे राहत सामग्री जल्द से जल्द मुहैया कराई जा सके। इसलिए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त संजय गोयल जी। संजय जी, के न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। सर, जिस तरह से आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय अगर हम कहें तो पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, इसको लेकर के राहत आयुक्त हैं, बतौर राहत आयुक्त आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि लोगों तक राहत सामग्री समय से पहुँचे और लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। तो इसको लेकर के आपने क्या सबसे अहम कदम जो उठाए हैं जनता के लिए, वो बताइए। देखिए मनीष जी, सबसे पहला तो है कोऑर्डिनेशन। राहत आयुक्त कार्यालय का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो कोऑर्डिनेशन का है। 75 ज़िले हैं प्रदेश में, तो प्रत्येक ज़िले के जनपदों के जिलाधिकारी और उनके जो तमाम और अधिकारी हैं उनसे कोऑर्डिनेशन हमें करना है, समन्वय स्थापित करना है। 75 जनपदों में कंट्रोल रूम खुले हुए हैं, तो उनसे हमारा समन्वय स्थापित करना, उसके लिए राहत आयुक्त कार्यालय ने एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र की स्थापना करी है और उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। इस केंद्र के माध्यम से हम दो पहलुओं पे काम कर रहे हैं। एक तो हमने एक 15 सीटर कॉल सेंटर खोला है और दूसरा हमारा जो समन्वय है विभिन्न जनपदों से, वो समन्वय हम स्थापित कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से आपने बताया कि कंट्रोल रूम आपने बनाया, बाकी जिलों से समन्वय स्थापित करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कंट्रोल रूम की अगर बात करें तो क्या उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पा रही है? क्योंकि कई जिलों से ये भी बात आती है कि साहब हमने तो शिकायत करी लेकिन हमारी समस्या दूर नहीं हुई। कुछ जगहों पे ऐसी भी चैलेंज क्या आपके सामने आ रहे हैं? और इसको हम जो हमने अपना यहाँ पे प्रोटोकॉल बनाया है, जो कॉल्स हमको यहाँ पे हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 1070 उस पे आ रही हैं, वो प्रोटोकॉल हमारा है 100% फीडबैक लेने का। तो हमारी जितनी भी टीम्स हैं उसमें से एक टीम स्पेसिफिकली फीडबैक पे काम कर रही है और कॉल्स को हम जब तक क्लोज़ नहीं करते, जब तक हमारा उसका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव नहीं आता और जो शिकायत करता या कॉल जिसने करी है वो संतुष्ट नहीं हो जाता है कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है। और दूसरा पहलू ऑफ कोर्स जो हम जनपदों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो हमारा विभागीय समन्वय अलग है। जो कॉल्स आ रही हैं सर, लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं, जो कि सैकड़ों कॉल्स डेली आ रही होंगी इसमें, तो इनमें किस तरह की ज़्यादातर कॉल्स किस तरह की आपको मिल रही हैं? देखिए, चूँकि लॉकडाउन का समय है, तो सबसे प्राथमिकता पे जो एक इशू निकल के आ रहा है, जो हमने कॉल्स की एनालिसिस की है, वो भोजन या खाद्य सामग्री को लेके है और उसी के साथ जो अन्य है कि साग सब्जी है या और समस्याएं हैं उससे संबंधित है। तो उसका लगभग 70 से 80% के बीच की कॉल्स उसी की श्रेणी की। खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए राशन के उसमें जी, तो उसके लिए विभिन्न जिलों में स्पेशल नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं सिर्फ खाद्य की समस्याओं को लेके। ये अधिकारियों का जो जिम्मेदारी दी गई है वो सिर्फ इसी को दी गई है। जो हमारे जनपदों में जो कंट्रोल रूम है उसमें जो अन्य विभागों के भी अधिकारी हैं, वो एक नोडल अधिकारी हमने सिर्फ और सिर्फ खाद्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए रखा हुआ है। और इसका प्रोटोकॉल जो हम यहाँ पे है वो है कि इस तरह की कॉल को हम थोड़ा सा ज़्यादा प्राथमिकता पे उसको ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कम से कम समय में निस्तारित करें। हमने अपने लिए 2 घंटे का समय रखा है कि उस पे समय पे वो मॉनिटरिंग के लिए कर जाएं और उसी लिए उसको लगातार यहाँ से फीडबैक लेने के लिए हम लगातार कॉल भी कर रहे हैं उनको, शिकायतकर्ता को भी और अधिकारियों को भी, और कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द उनका निस्तारण हो सके। जनता के मन में एक सवाल सर उठता है, अगर आम जनता की बात करें तो उसको अगर राशन नहीं मिला तो उसने हेल्पलाइन नंबर आपका डायल किया, उसके बाद उसने सूचना दे दी, लेकिन वो कई बार इंतज़ार करता रहता है कि हमारा कंट्रोल रूम में नंबर तो ले लिया गया, बात भी हमारी हो गई, लेकिन कितनी देर बाद उसको रिस्पॉन्ड मिलता है।
आप इसके इस प्रोसेस को किस तरह अपनाते हैं? जनता भी जानना चाहती कि आखिर हमारे जो खाद्य आयुक्त हैं, जो राहत आयुक्त हैं, वो कैसे अपनी जो कंट्रोल रूम से इसका कैसे क्रियान्वयन होता है, थोड़ा इसके बारे में। एक बार कॉल आने के पश्चात 30 मिनट के अंदर अंदर जो हमारा संबंधित अधिकारी जो मैं बात कर रहा था ज़िले में है, उनको ये सूचना पहुंचती है और उनको समय दिया जाता है कि आप इसको तत्काल इस पे एक्शन लीजिए। और अगले 1 घंटे में हम उसको दोबारा उसको फीडबैक लेते हैं उसी अधिकारी से कि आपकी जो हमने समस्या दी थी उसका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ। और उसी दौरान हम अगर वो उधर से पॉजिटिव आता है कि हमने निस्तारण कर दिया है तो हम कॉलर से फीडबैक लेते हैं। और अगर अधिकारी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अभी किसी कारणवश तो हम कॉलर से फिर से संपर्क में करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हम एक और एनालिसिस कर रहे हैं कि किस जनपद में कितनी कॉल्स के बाद निस्तारण हुआ और किस जनपद में कितना समय लगा। तो ये थोड़ा सा एक पैरामीटर हमने अपने लिए डिसाइड किया है कि हम ये देखें कि हम कितनी कम से कम समय में लोगों तक उनको मदद पहुंचा पा रहे हैं। आप जैसा बता रहे हैं, जो कंट्रोल रूम का नंबर है 1070, ये नंबर तो काफ़ी पहले से अलॉट था लोगों को, लेकिन इसकी जानकारी नहीं थी। कोरोना महामारी आने के बाद से आपने और आपकी टीम ने जिस तरह से इस नंबर का प्रचार प्रसार किया, तो अब लोगों की ज़ुबान पे जैसे और नंबर हैं 1090 या 112, उस श्रेणी में भी 1070 आकर खड़ा हो गया है। तो आप क्या इसको एक मानते हैं कि आपकी टीम ने एक बड़ा अच्छा काम किया जिससे लोगों को अब जानकारी हुई? पहले ओलावृष्टि होती थी, फसलें बर्बाद होती थीं, तूफान या नष्ट होते थे फसलें, तो उस समय लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। तो ये काम आपने कैसे किया कि 1070 को फिर से स्टार्ट किया जाए और इसको एक व्यापक रूप दिया जाए? जी देखिए, BSNL के माध्यम से हमने एक नई PRI लाइन ली है और 1070 पहले सिर्फ एक नंबर पे अलॉट था। तो उसको हमने उसको डाइवर्सिफाई रीडायरेक्ट करके उनको अभी जैसे मैंने बताया 15 हमारे लाइंस चल रही हैं, जो कि इस वक्त हमने देखा है कि जो हमारी जितनी कॉल्स आ रही हैं उसके हिसाब से पर्याप्त हैं। कल को कॉल्स बढ़ेंगी तो हम नंबर्स और बढ़ा सकते हैं, मतलब हमारे ऑपरेटर्स और बढ़ जाएंगे और हमने वो जगह भी चिन्हित की हुई है कि कहाँ पे उनको बैठाएंगे। नो डाउट ये नंबर पहले से था और चूँकि अब हमने इसको पॉपुलराइज़ किया है और इसमें अच्छा हमको फीडबैक मिल रहा है और रिस्पांस भी मिल रहा है, तो आने वाले समय में मुझको लगता है अन्य आपदाओं में भी ये हमें हेल्पफुल रहेगा। और इसका एक अच्छा प्रयोग हम जनता से फीडबैक लेने के लिए भी कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने हुआ कि वितरण हो गया है कोई राहत सामग्री का या कोई सरकार की तरफ से कोई अनुदान दिया गया है, तो उससे हम फीडबैक लेने के लिए हमारे अच्छा मैकेनिज्म हो जाए। सर, जिस तरह से अभी लॉकडाउन की अगर बात करें तो ये पार्ट 2 शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अब इसको 3 मई तक कर दिया। तो अगर हम देखें तो आपके पास लगभग अभी 15 दिन का समय और आपके लिए चुनौती भरा है। मौजूदा समय की अगर बात करें तो अभी लगभग 15 दिन है आपके पास। ऐसे में जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा या उनको खाद्य सामग्री नहीं मिल रही या उनके बच्चे भूखे हैं, झोपड़पट्टी का अगर हम इलाका कह लें, तो खासतौर से चुनौती उनके सामने, क्योंकि राशन कार्ड धारक तो अपना राशन ले लेता है, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उन तक अगर मदद नहीं पहुंच रही तो लोग उसमें क्या करें? देखिए, सरकार ने इसको कई पहलुओं पे काम किया है। माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में 3 मंत्रियों का एक समूह ने अपनी संस्तुति भी दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार के लोगों को चिन्हित किया गया है और इनके खातों में 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से डाला जा रहा है। इसके साथ ही निःशुल्क खाद्य वितरण की भी एक संस्तुति की गई थी, जिस पे खाद्य और रसद विभाग कार्य कर रहा है। एक राउंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक हो चुका है और एक सेकेंड राउंड जो था 1 ही महीने में 2 बार राशन देने का था, वो खाद्य आयुक्त साहब से मेरी बात हुई थी, तो 15 तारीख से वो भी प्रक्रिया चालू हो गई है। एक तो ये पहलू हुआ। दूसरा पहलू है कि जो ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी कारणवश नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए सामुदायिक रसोई घर पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे लगभग 3000 से ऊपर हमारे इस वक्त सामुदायिक रसोई घर काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से लगभग एवरेज हमारा जो निकल के आ रहा है वो 10 लाख फूड पैकेट्स प्रतिदिन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। सर, ये पैकेट्स तो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, लेकिन बतौर राहत आयुक्त आप डीएम और एसडीएम को क्या, अगर झुग्गी झोपड़ी उनके एरिया में वहाँ तक राशन नहीं पहुँच रहा है, तो आप कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए हमने फंड अलग से अलॉट किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उनके बहुत ही क्लियर निर्देश हैं कि किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। प्रत्येक जनपदों को अलग से फंड सैंक्शन किया गया है कि जहाँ पे किसी भी कारणवश यदि
हम पका हुआ खाना नहीं भी दे पा रहे हैं तो उनको हम कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करें, जैसे ड्राई राशन की व्यवस्था करें या फूड पैकेट की व्यवस्था करें या कुछ भी करें, वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यदि ऐसे में सर अगर कहीं नहीं पहुंचता, मान लीजिए कोई आपके पास कंप्लेन आती है, तो क्या कुछ आप कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारा 1070 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उसके जैसे मैंने आपको बताया 2 पहलू हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन लेने का है और दूसरा जो हमारा अंतर विभागीय जो कोऑर्डिनेशन है, जनपदों से कोऑर्डिनेशन है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत एम्फेसिस की थी अपने, जब यहाँ पे वो उन्होंने उद्घाटन के लिए आए थे। और वह ये था कि प्रत्येक जनपद से हम डायरेक्ट संवाद करें। और चूँकि ये जो हमारा कंट्रोल रूम हमने बनाया है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा है, तो किसी भी समय हम किसी भी जनपद से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये हमारी वेब बेस्ड सर्विस है, तो इसमें तत्काल हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे ऐसी समस्या है कि एकदम कहीं हाईलाइट हो रही है या कहीं से ऐसे SOS कॉल टाइप का आया है कि हमें कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है, तो उसमें हमने जो हमारा प्रोटोकॉल वो ये है कि हम सिर्फ नोडल अधिकारी तक ही अपने आप को सीमित नहीं रख रहे हैं। वो फिर संबंधित जिले के जिलाधिकारी से या फिर कमिश्नरी के जो हमारे आयुक्त लोग हैं, कमिश्नर लोग हैं, डिविजनल कमिश्नर लोग हैं, उनसे हम संवाद स्थापित करके उसका समाधान करवा रहे हैं। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद राहत आयुक्त से बातचीत का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कोरोना के साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। पूरे देश में टेस्टिंग, उपचार, खाद्यान्न व अन्य आवश्यक चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के बाद के सबसे बड़े राहत पैकेज 1,70,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना के खिलाफ किए गए फैसलों की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है और आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार ने बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हर व्यक्ति को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। अन्य प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेश के नागरिकों एवं उत्तर प्रदेश में रह रहे अन्य प्रदेशों के निवासियों को हर संभव सहायता दी जा रही है। राहत कंट्रोल रूम के माध्यम से त्वरित शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए। इसके लिए प्रत्येक जनपद में कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। 14 बायो सेफ्टी टेस्ट लैब्स क्रियाशील। 3 हफ्ते में टेस्टिंग क्षमता 200 प्रतिदिन से बढ़कर 2500 प्रतिदिन हुई। इसके लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की गई है कि आरोग्य सेतु को डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी जानकारी लें। ऐसे कठिन समय में प्रदेशवासियों से अपील है कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उत्तर प्रदेश सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है इस समय, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं। खासकर अगर राहत आयुक्त की बात करें तो उन्होंने किस तरह से जो 1070 कंट्रोल रूम बनाया है उस पर किस तरह वो निगरानी कर रहे हैं। जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है उसके लिए क्या वो तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, या जो भी बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, किसी को चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तमाम इस तरह की कॉल्स आ रही हैं कॉल सेंटर्स पे, इसकी पूरी निगरानी का जिम्मा जो है वो राहत आयुक्त के पास है। और आज हमारे साथ खुद बात करने के लिए राहत आयुक्त संजय गोयल जी हैं। संजय जी, जिस तरह की कॉल्स आपके पास आ रही हैं लगातार, उनमें मोस्टली अगर आप देखें तो बुज़ुर्गों से संबंधित भी होंगी, तमाम चिकित्सा सेवाएं की भी होंगी,
क्या आप लोगों का जो मोटो है वो किस तरह का संदेश आप जनता को देना चाहेंगे जिनको जानकारी नहीं है कि आखिर किस संकट में वो आपको कॉल करें? थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ बताइए। देखिए, जो हमारी जो हेल्पलाइन है उसका हमने नाम ही दिया है आपदा हेल्पलाइन। तो ये स्वाभाविक है कि जो हमें कॉल कर रहे हैं वो किसी ना किसी परेशानी में हैं। राहत हेल्पलाइन है कि आपदा हेल्प? राहत हेल्पलाइन। राहत हेल्पलाइन। राहत हेल्पलाइन। तो इसमें जो हमारा जो एक वर्ग जो है, जो कि थोड़ा सा ऐसा वर्ग है जो शायद बहुत हेल्प लेने में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा, जैसे चाहे बुज़ुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जो कि नहीं पता है कि उनको कहाँ जाना है, तो वो 1070 या 1070 पे हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। और जो कैटेगरीज़ हैं वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, वो ये है कि या तो भोजन से संबंधित है या कोई चिकित्सा से संबंधित है, कोई मदद चाहिए उनको, किसी की दवाई ख़त्म हो रही है या किसी को किसी कहीं पे जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो इस टाइप की भी हमें कॉल्स मिल रही हैं। तो बेसिकली जो राहत से संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं, बेहिचक होकर लोग हमें कॉल करें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी मदद करें। दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जो 1070 हेल्पलाइन है वो राहत कंट्रोल रूम की है, लेकिन अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप 112 भी मिला सकते हैं, 108 भी मिला सकते हैं, 102 भी मिला सकते हैं, प्लस बाकी जो भी सीएम अगर हेल्पलाइन की बात करें 1076 उसको भी आप डायल कर सकते हैं। तमाम हेल्पलाइन जो है उत्तर प्रदेश सरकार की आपस में कोऑर्डिनेशन उनका काम कर रहा है, जहां जिसको जैसी ज़रूरत होती है उस तरह का उसको जिम्मा दिया जाता है। अगर आपको चिकित्सीय सेवा चाहिए तो इस राहत कंट्रोल रूम से 108 और 102 को भी मैसेज जाता है। तो शायद ऐसे ही कोऑर्डिनेशन आपने बनाया है सर, जिससे किसी भी जनता को कोई भी परेशानी अगर होती है तो निस्संदेह किसी भी अगर कोई भी नंबर उसको हेल्पलाइन का याद है तो वो डायल कर ले। और आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है भूखा है, किसी व्यक्ति को चिकित्सीय सेवाएं तुरंत चाहिए, अगर वो सक्षम नहीं है कॉल करने में, तो आप उसकी मदद करें, क्योंकि इस संकट की घड़ी में हम सब अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हम इस महामारी के से बच पाएंगे। और लगातार ये प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सर, जिस तरह से इतनी बड़ी आपदा आई है, ऐसे में अगर हम फंडिंग की बात करें तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से राशन फ्री वितरण हो रहा है, लोगों को फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, तो ऐसे में धनराशि की आवश्यकता बहुत होती है। तो आपने एक CSR फंड भी आपने शायद एक बनाया हुआ है लोगों से मदद के लिए। क्या है CSR के बारे में थोड़ा सा बताइए, जिससे जो लोग मदद करना चाहते हैं वो अपनी मदद दे सकें। हमें बहुत से लोगों ने, इंडिविजुअल या कंपनीज़ ने अप्रोच किया कि हम इन काइंड मदद करना चाहते हैं। तो एक तो पहलू ये है कि वो सीधे जिलाधिकारियों से कांटेक्ट करके बहुत से लोग कर रहे हैं। जो ऐसे हैं जो जिलाधिकारियों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या जो भी हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक CSR सेल की स्थापना करी है और उसके माध्यम से हमें जो भी लोग हमसे टच में आए हैं और जिस प्रकार की भी हमें सहायता करना चाहते हैं, हमें मतलब जो जनता को सहायता करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक समन्वय का काम कर रहे हैं। बहुत से कंपनीज़ हैं जो फूड पैकेट्स में हैं, बिस्किट्स में हैं, ड्राई राशन में हैं और सैनिटाइज़र्स में हैं, मास्क में हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आई हैं और हमने उनका समन्वय स्थापित कर या तो विभागों को दिलवाया है या फिर जनपदों में हमने वो सामग्रियाँ पहुँचवाई हैं। तो आपका एक तरह से जनता से अपील है कि जो भी इस महामारी के संकट में से उबरने के लिए जो भी सपोर्ट अगर कोई भी करना चाहे, जिसकी जैसी भी क्षमता हो, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो सहयोग करना चाहे वो CSR फंड में, CSR सेल में अपना सहयोग दें और आप उसको कोऑर्डिनेट करके वहाँ तक पहुँचाएँ। हमने एक स्पेशली एक व्हाट्सएप नंबर भी इसके लिए जारी किया है, 9454441045। तो इस नंबर पे यदि हमें कांटेक्ट करेंगे तो हमारा जो CSR सेल है वो आपकी सारी डिटेल्स ले लेता है और फर्दर हम कोऑर्डिनेशन उनसे 1-to-1 कर लेते हैं। तो जो CSR सेल में जिन लोगों ने मदद की, हम भी देख रहे हैं कई आपने ट्विटर से अकाउंट्स वगैरह में आप थैंक यू लेटर भी अपनी तरफ से जारी कर रहे हैं, तो अब तक लगभग कितने लोगों को आप ये जारी कर चुके होंगे? देखिए, करीब 50 से ज़्यादा ऊपर की संख्या है जो लोगों ने हमें बड़ी मात्रा में आके हमें मदद की है, सहयोग किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने आके सैनिटाइज़र की मदद की है और अदरवाइज़ भी कई कैटेगरी में है। हमने ज़िलों में डीप फ्रीज़र और फ्रिज भी एक संस्था ने दिए थे, तो प्रत्येक ज़िले में हमने पहुंचवाए हैं वो। तो इस प्रकार से जो भी जैसे भी हमें सहयोग मिल रहा है जनता से या ऑर्गेनाइजेशन से, वैसे हम आगे उसको जनपदों में पहुंचा रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं सर, जैसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं या वो, उनको अगर अपने स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर उनको सैनिटाइज़र या मास्क की आवश्यकता हो, तो ऐसे लोगों को आप कैसे मदद दे सकते हैं कि अगर वो नहीं खरीदने की स्थिति में हैं, तो क्या इसके लिए भी आपका कोई प्राविधान है आपके पास, कुछ कर सकते हैं उनकी मदद आप? देखिए, उसमें तो यही है कि जो हमें CSR के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है उसको हम कोऑर्डिनेट करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो CSR से मैं मिला हूँ उसको अपने ही विभागों में या जनपदों में ही पहुँचाएँ, क्योंकि जो राशन हमें मिला है जनरली वो राशन पब्लिक को ही जाएगा। तो इसी प्रकार की कुछ और आवश्यकता हैं, अगर ऐसी है तो जैसे मैंने जो आपको नंबर बताया है उस नंबर पे लोग हमें कांटेक्ट करें, और या फिर हमें जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1070 उस पर बताएं, उस पर हम नोट करके फर्दर कोऑर्डिनेशन करेंगे। सर, एक अगर बात करें राज्य आपदा मोचक निधि जो आपकी है, उसमें लगातार लोग उसमें डोनेट कर रहे होंगे, आपके पास फंडिंग्स आ रही हैं, इस जो निधि है उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। जो हमारी SDRF जिसको बोलते हैं, राज्य आपदा मोचक निधि, ये हमारा गवर्नमेंट फंड है। इसमें मानक बने हुए हैं कि किस प्रकार से हमको खर्च करना है, और उसके अलावा जो हमारा स्टेट बजट है उससे भी है। तो अभी तक लगभग 1200 करोड़ से ऊपर के सैंक्शंस जारी किए जा चुके हैं तमाम व्यवस्थाओं के लिए, और तमाम तरह की जो आर्थिक मदद सरकार कर रही है वो राज्य आपदा मोचक निधि से भी है और जो हमारे स्टेट बजट से भी है उससे भी है। तो ये 1200 करोड़ ये राज्य आपदा मोचक निधि से कि स्टेट वाले से? ये उसी का ही पार्ट है, वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड ही कहलाता है वो। और जो आप बात कर रहे हैं, जो जिसमें लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो डिस्ट्रेस रिलीफ फंड है उसमें कोविड केयर फंड के नाम से एक अकाउंट की स्थापना की गई है। वो ओवरऑल माननीय मुख्यमंत्री जी के जो रिलीफ फंड है उसी का ही एक हिस्सा है एक तरीके से। उसमें जो मदद आ रही है वो मदद हमारी अलग आ रही है, और उसमें लगभग अभी तमाम हर तरफ से मिला के लगभग 180 करोड़ के आसपास का डोनेशन वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया, करीब 180 करोड़ रुपए का जो आया है लगभग, उसमें बहुत एक बड़ा हिस्सा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने अपनी सैलरी का जो करके जो कटौती करके उसमें जो दान दिया है वो भी है। उसके लिए एक अपर मुख्य सचिव वित्त महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनी है, जो तमाम विभाग जो हैं जिनको किसी भी प्रकार की ऐसी इस महामारी से निपटने के लिए जो आवश्यकता है उसके प्रपोजल्स आ रहे हैं, और उसमें वो प्रपोजल्स क्लियर किए जा रहे हैं। उसमें चाहे वो मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर्स हों, चाहे वो आपके स्कैनर्स हों, चाहे वो रैपिड डायग्नोस्टिक किट हो, चाहे PPE हो, वो तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें जो तत्काल आवश्यकता है इस महामारी से बचने के लिए, क्योंकि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए जितने भी उपकरण या जितने भी सामग्री ज़रूरत है उन सब पे विचार करके उसको सैंक्शन किया जा रहा है। अभी तक लगभग 45 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया जा चुका है इसमें, इन दोनों इन मदों में कि ताकि जो आवश्यकता है फील्ड में वो हो जाए। सर, अगर इस समय हम बात करें तो जो पलायन करके मजदूर या श्रमिक कामगार जो भी आए थे, तो उनको हमने जो शेल्टर होम हमारे बने थे उनमें रखा था। तो अभी मौजूदा स्थिति, चूँकि अब 15 दिन बीत चुके हैं, अब अगले 15 दिन और ये एक्सटेंड हुआ है, तो जो लोग आए हैं क्या उनको भेजने का या उनकी और व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कोई कदम और उठाया जा रहा है क्या? देखिए, उसमें मेडिकल का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जा रहा है। मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से उसका स्क्रीनिंग है और उनकी हेल्थ चेकअप है। ये सब करने के पश्चात जिस हिसाब से उस वक्त मौजूदा स्थिति जो ज़मीन पे रहेगी उस हिसाब से निर्णय लेके जिलाधिकारियों को एक्शन लेने के लिए बोला गया है। तो ये माने कि अगर उनका चेकअप सही है और उनके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो अगर सही आते हैं तो उनको उनके घर तक छोड़ने की भी व्यवस्था की जा रही है। छोड़ने की व्यवस्था और साथ में ही उनको होम क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था। एक बड़ी समस्या सर आ रही है घटतौली की है। अगर राशन की बात करें तो तमाम जगह से शिकायतें आ रही, जो दुकानदार हैं, कोटेदार हैं, वो घटतौली करते हैं। कोटेदार का कहना है कि हमको FCI से माल कम आ रहा है, तो इसकी शिकायत शायद आप तक भी आई होगी। कुछ एक शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। हाँ, तो इसके लिए कोई आप दिशा निर्देश या कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो बहुत ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं घटतौली पे या इस तरह की जो कालाबाजारी है उस पर, चाहे वो IPC की धारा हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हो, उसके अंतर्गत तो जो जिलाधिकारी हैं वो पूरी तरीके से अधिकृत हैं एक्शन लेने के लिए।
और जो इस प्रकार की जो शिकायतें आ रही हैं वो तत्काल रूप से जिलाधिकारियों से संपर्क करके उस पर एक्शन भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, एफआईआर भी फाइल की जा रही है। सर अगर बात करें तो जो राहत सामग्री आप पहुंचा रहे हैं उनमें तमाम जगह ये होता है कि भाई पूड़ी सब्जी एक कॉमन सी है, वो लोग बना के कई बार उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। ऐसी ऐसी दिक्कतें भी आ रही होंगी। लोगों का ये कहना कि भाई बड़ी ख़राब क्वालिटी का हमको खाना मिल रहा है कुछ जगहों पर। अगर इस प्रकार की समस्या कहीं पे अगर है तो जैसे मैं बताया और आपने भी बोला कि जो हेल्पलाइन नंबर है माननीय मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन नंबर है 1076, उस पर यह हमारा जो राहत की हेल्पलाइन नंबर है 1070, उन पे संपर्क करें, या जिलों में जो कंट्रोल रूम खुले हुए हैं जिनके नंबर्स जिले स्तर पे जिलाधिकारियों द्वारा काफ़ी प्रचार प्रसार उनका किया गया है, उन नंबर्स पे भी कॉल करें। एक बात अगर आपसे कहें कि सुबह शाम आप लोग बैठक कर रहे हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, बहुत नई नई स्ट्रेटजीज रोज़ बन रही हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की अगर बात करें तो जो आप यहाँ से डिलीवर करते हैं, आप क्या मानते हैं ज़मीन तक जाते जाते वो 60% ही हो पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि जो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस गए हैं वो अंततोगत्ता सबका ध्येय एक ही है, चाहे वो कंटेनमेंट से रिलेटेड हो अगर हम कोविड की बात करें, चाहे वो रिलीफ से रिलेटेड हो अगर हम सहायता की बात करें, और भी तमाम पहलू हैं और उसके तमाम स्वरूप निकल के आते हैं फील्ड लेवल पे। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में हो सकता है कि जो जनपद के जो जिलाधिकारी हैं उसने अप्रोच हो सकता है कुछ उसने अलग ली हो, बट सबका ध्येय वही है कि उसको हमें अचीव करना है। एक समस्या से ये भी आ रही लोगों को, उनका कहना है कि जो एसडीएम या एडीएम या एसीएम जिनके भी नंबर्स दिए गए हैं, लोग उन पे कॉल्स करते हैं। तमाम बार ये कहा गया कि भाई अधिकारी फ़ोन उठाएं, लेकिन लोगों का ये कि कंटिन्यू 10, 12, 15 बार भी कॉल कर रहे हैं लेकिन वो कॉल नहीं उठ रही है। ऐसी स्थिति में वो क्या करें? इक्का दुक्का जरूर ऐसा है कि यहाँ पे कॉल नहीं हो रही है तो हम उसको एक्शन भी ले रहे हैं, वहाँ के डीएम से उसको उनको अवगत भी करा रहे हैं, और कुछ जगहों पे जहाँ पे नोडल अधिकारी हमको लगा कि बहुत एक्टिव नहीं है वहाँ पे नोडल अधिकारी भी हमने चेंज करवाए हैं। तो इन जनरल मुझको लगता है कि सेटिस्फैक्शन लेवल ठीक है, कॉल्स उठ रही हैं। हम रात को भी यहाँ पे रैंडमली कॉल कर रहे हैं, कंट्रोल रूम से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी या अगर ऐसा है जनता को कि कहीं पे कोई समस्या है तो हमें बताएं, फिर हम उसको टेकअप करें। आखिरी सवाल सर, ये जिस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन की बात है, हालांकि अभी ये तो कहा गया कि जल्दी इसको हम दुरुस्त करेंगे, कुछ इसेंशियल सर्विसेज हैं उसको शुरू कर देंगे उसको लेकर के। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई आदमी सपोर्ट करना चाहता है और उसको अपने व्हीकल को लेके आना है तो उसके पासेस की भी दिक्कत आ रही है, तो उसको कैसे वो दूर करे, कहाँ संपर्क करे जिससे उसका पास बन सके और वो राहत सामग्री अगर कुछ देना चाह रहा है तो वो आप तक पहुँचा सके? देखिए, पासेस के लिए कंसर्न जिलाधिकारी अधिकृत हैं। हमने ई पास की व्यवस्था चालू करी है, हमारी वेबसाइट पे उसका लिंक है, उस पर जाके लोग अप्लाई कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर और अदर डिटेल्स देके, और जिलाधिकारी अपने विवेक के अनुसार, क्योंकि ई पासेस की जो एप्लीकेशंस हैं उसको जब थोड़ा सा एनालाइज किया गया तो ऐसा भी निकल के आया कि जो जिसने पास अप्लाई किया है वो शायद सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। तो उसमें मेरी यही अपील है, क्योंकि एक लॉकडाउन की व्यवस्था चल रही है, तो सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जिनको रियली उसकी आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग नॉन सीरियस हैं या जस्ट ऐसे ही अप्लाई कर दिया है, शायद वो लोग के कारण जो जेन्युइन लोग हैं वो भी शक के दायरे में आ जाते हैं कि शायद इनको आवश्यकता है कि नहीं है। तो मेरी जनता से अपील है कि सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जिनको रियली आवश्यकता है। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है, चाहे वो आपके होम डिलीवरी राशन की है, चाहे मोहल्लों में और गलियों में फेरियों के माध्यम से या सब्जी का वितरण करवाना है। तो मुझे लगता है कि अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए अभी भी हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, और पासेस की जिनको रियली आवश्यकता है सिर्फ वही अप्लाई करें, ताकि प्रशासन भी उसको अच्छी तरीके से देख के उस पर निर्णय ले सके। अगर आप कोई जनता से कोई अपील करना चाहते हैं या कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं सर। मनीष जी, मेरी सिर्फ एक ही अपील है, ये कठिन समय है हम सब के लिए। सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है, और जहाँ जहाँ पे भी जो करने की आवश्यकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूर्ण किया जाए, समयबद्ध किया जाए। जनता से मेरी सिर्फ यही अपील है कि हमें सहयोग करें। आप देख रहे होंगे बहुत सी न्यूज़ में भी आ रहा है कि
लोग लॉकडाउन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी टेंशन हो रही हैं। और जो हमें जहाँ पे फोकस करना चाहिए हमारे सरकारी अधिकारियों को या प्रशासन को, शायद वो फोकस उतना नहीं हो पा रहा है। तो मेरी विनम्र निवेदन और अपील है कि सरकार का सहयोग दें, और जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है उसके पीछे एक कारण है, वो साइकिल जो वायरस की जो एक्टिविटी है उसकी साइकिल को देख के ये लॉकडाउन की जो डिसीजन अवधि बढ़ाई गई है। तो कृपया सहयोग करें और आश्वस्त रहें कि किसी भी प्रकार की जो सामग्रियां हैं, चाहे वो राशन है, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे कुछ भी है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। के न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष। तो ये थे हमारे साथ राहत आयुक्त संजय गोयल जी, जिन्होंने साफ तौर से लोगों से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में वो उनका साथ दें। सरकार हर तरह से हर संभव मदद करने के लिए तैयार बैठी है। किसी भी तरह की ना राशन की कमी है, ना खाद्य सामग्री की कमी है। हर व्यक्ति तक राशन पहुँचे, हर व्यक्ति तक सुविधा पहुँचे जिसकी उसको आवश्यकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। राहत कंट्रोल रूम 1070 पर आप 24 घंटे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है, या उसको भोजन नहीं मिल रहा है, या खाली पेट है, या कोई उसको अन्य समस्या है, गरीब है, उसको किसी मदद की आवश्यकता है, तो आप 24 घंटे में किसी भी समय 1070 पर कॉल करिए। आपको हर संभव मदद देने के लिए यहाँ पर अधिकारी तत्पर हैं। अगर एसडीएम या डीएम स्तर पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप किसी भी हेल्पलाइन सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि कोरोना वायरस की जो महामारी है, जो उसका टाइम पीरियड दिया गया है, कम से कम उस टाइम पीरियड में सरकार का सहयोग करें, घर पर ही रहें। बहुत ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें, लेकिन मास्क लगा कर निकलें, एक उचित दूरी बना कर रखें। के न्यूज़ की भी यही अपील आप लोगों से रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।